स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPSE 145 यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1919 एंड 1935, थर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम, त्रिपुरा एंड मणिपुर, फोर द कमेटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमने अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कि मतलब जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो उसी दिन फाइनलाइज हो गई थी। ठीक है, बट ये हमारा जो फोर्स में आया था वो 2 महीने बाद आया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, मतलब इसका फाइनलाइज हो गया था, मतलब एक तरह से ये लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे प्रोविजंस डाले हैं, जैसे सिटीजनशिप को लेके, इलेक्शंस को लेके, पार्लियामेंट को लेके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। देखो, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 एंड 1935, वो भाई इसलिए बनाई गई है, जो हमारी ब्रिटिश इंडिया थी, ठीक है, उसने क्या किया था कि भाई ड्यूअल सिस्टम चला दिया था, कि जो आधी पावर होगी, मतलब आधे से भी ज़्यादा, वो तो ब्रिटिश के हाथों में रहेगी, और जो इंडिया है उसकी जो पावर है वो सिर्फ नाम मात्र की रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पढ़ते हैं। देखो, जब इंडिया वालों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की जलियांवाला बाग के बाद कि हमें खुद की गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, इसके फीचर्स हैं कि भाई जो हमारी ब्रिटिश है उसने ऐसा सिस्टम कर दिया कि भाई जो आधे से ज़्यादा पावर है वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, और जो नाम मात्र की थोड़ी बहुत पावर है, ठीक है, जैसे हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, वो क्या है, इंडियन मिनिस्टर्स को दे दी कि भाई ठीक है, वो भी खुश हो गए कि हाँ, हमें थोड़ी बहुत तो पावर मिली ही। ठीक है, जो आपकी प्रोविंसेस हैं, जैसे मद्रास है, मुंबई है, बंगाल है, उनको क्या है, ऑटोनॉमी दे दी। ठीक है, कि आप अपनी लेजिस्लेचर को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत लिमिटेड सी फ्रेंचाइजी दे दी, मतलब जो स्मॉल सेक्शन है पॉपुलेशन का, उसको बोला कि आपको पूरा अधिकार है वोट देने का। ठीक है, और उनने क्या कर दिया था, जो लेजिस्लेचर काउंसिल है उसमें क्या कर दिया था कि भाई ज़्यादा लोगों को इलेक्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, मान लो पहले 10 होते थे, तो उनने क्या है 20 कर दिए थे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हमारे हाथों में भी, इंडियन गवर्नमेंट को लगे कि हमारे हाथों में भी पावर है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि भाई इंडियंस को लगा कि हाँ, हम भी कुछ पार्टिसिपेट करें, बट वो क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो DRG थी उसमें कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये है क्या, इसका क्या सिस्टम है। ठीक है, इससे क्या है, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी, और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उनका भी थोड़ा बहुत नाम मात्र का, मतलब वो भी थोड़े बहुत क्या है, डिमांड में आए। ठीक है, कि मतलब देखो, जैसे कोई केस होता है ना, मीडिया में आता है, तो वैसे जो हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट थे वो और ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखो ये आपका जो सिमोन कमीशन है 1930 का, उसके रिस्पॉन्स में आया था। ठीक है, ये सबसे आपका लॉन्गेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है, इसके फीचर्स है कि भाई जो भी प्रोविंसेस से उसको फुली ऑटोनॉमी दे दी थी, सिर्फ कुछ चीज़ों में छोड़ के, जैसे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन को छोड़ के उन सबको पूरी ऑटोनॉमी थी कि भाई तुम कुछ भी करो। ठीक है, और क्या था कि भाई जो भी हमारे डिफरेंट, जैसे मुस्लिम, सिख्स थे, उन सबके डिफरेंट इलेक्ट्रॉल सिस्टम कर दिए कि भाई आप जाओ, अपने वाले पे ही आप वोट डाल सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि जो मुस्लिम है वो हिंदू के पे नहीं डाल सकता, हिंदू जो है वो मुस्लिम्स पे नहीं डाल सकते। ठीक है, इनने 2 तरह के लेजिस्लेचर हाउस बना दिए थे। सबसे फर्स्ट है काउंसिल ऑफ स्टेट, और सेकेंड है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि भाई जो इंडिया था वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, बस हम तो सिर्फ नाम मात्र के हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा जो पार्टीशन की डिमांड थी वो स्टार्ट हो गई थी 1947 में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम, त्रिपुरा एंड मेघालय। देखो, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि भाई जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट है, कैसे वो अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एक शेप दे सकते हैं। ठीक है, जो भी इश्यूज हैं उनके, वो कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया 1946 से 1950 तक, इनका पर्पस था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, उसको ड्राफ्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपके जो भाई जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है, जो भी प्रोविंसेस है, जो भी प्रिंसली स्टेट्स वगैरह है, उन सबको क्या है, एक साथ
कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाएगा। इसके जो लीडर्स थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कुछ और थे, ठीक है। तो असम का क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? देखो, असम ने अपने आप को प्रेजेंट किया था। इनके जो लीडर्स थे वो थे गोपी शाह, KC सेन, ठीक है। इनके इश्यूज आ रहे थे कि भाई जो इनके ट्राइबल्स हैं उनको भी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, उनको भी भाई पूरा अधिकार है कि वो कैसे भी जिए, ठीक है। उनके जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, उसको भी क्या है, एक मतलब अलग से दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। और जो त्रिपुरा थी उसका, देखो त्रिपुरा को जो रिप्रेजेंट किया था वो क्या था, सचिंद्रा लाल शाह ने, और उसके कुछ लीडर्स थे, ठीक है। इनके इशू थे कि भाई ये इंटीग्रेट होंगे इंडिया में या फिर नहीं होंगे, ठीक है, या फिर और जो भी इनके ट्राइबल राइट्स हैं, वो जो मतलब ट्राइब्स हैं उनको क्या है, उनके राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। जहाँ पे भी नीड आती है डेवलपमेंट की, वहाँ इनको वो फुलफिल करनी है, ठीक है। और जो मणिपुर था उसका क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? उसको रिप्रेजेंट किया था RK चंद्रा सिंह ने, ठीक है। इनके इशू थे भाई सॉर्निटी या ऑटोनॉमी, ठीक है, कि मतलब इनको ऑटोनॉमी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द क्रिस्प मिशन 1942। देखो ये आपके वर्ल्ड वार 2 के बाद आया था। इसको जो लीड किया था वो क्या था, सर सटफोर्ड क्रिप्स ने, ठीक है। मतलब देखो ब्रिटिश ने क्या किया था, एक बंदे को भेजा था जिसका नाम था सर सटफोर्ड क्रिप्स, कि भाई आप वर्ल्ड वार 2 के बाद वहाँ जाके कोऑपरेट कराओ लोगों को, ठीक है, नेगोशिएट कराओ कि भाई जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, ठीक है। इस मिशन का बैकग्राउंड था कि भाई जो वर्ल्ड वार 2 था वो बिल्कुल पीक पे था, ठीक है। इंडिया जो थी वो क्या थी, ब्रिटिश के अंडर थी, जैसा आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी वो डिमांड कर रही थी कि भाई हमें इंडिपेंडेंट करो, ठीक है, हमारा खुद का रूल चाहिए, ठीक है। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो अगस्त 1942 में शो हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, फेमस हो गया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव, इसका प्राइमरी गोल यही था ब्रिटिश का कि भाई आप क्या है कि जैसा चल रहा है आप उसको वैसे चलने दो, अब ज़्यादा कुछ इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ ना करे, जैसा अभी तक ब्रिटिश रूल चल रहा है वैसा ही उसको चलने दो, ठीक है। जो भी एक्सेस पावर है आप उनको सपोर्ट करो। इसका की प्रपोजल था पोस्ट वॉर सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिया जो थी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गई थी कि भाई हमें तो खुद की ऑटोनॉमी चाहिए, अब हमें ये नहीं है कि हम आपके नीचे नहीं रहेंगे, ठीक है। इसका इम्पैक्ट पड़ा था कि जो हमारा क्विट मूवमेंट था उसको बहुत ज़्यादा बड़ी हाइप मिल गई थी कि भाई अब तो हमें क्या है, ब्रिटिश से आज़ाद होना ही होना है, ठीक है। और जो आपके मुस्लिम लीग थे, ठीक है, वो डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, और जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था कि भाई अब हम नहीं रहेंगे, अब हम खुद इंडिपेंडेंट होंगे और हम खुद की असेंबली बनेंगे, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है द कैबिनेट मिशन 1946। देखो जो आपका कैबिनेट मिशन है वो स्पेशली डेवलप्ड किया गया था कि भाई जो भी दिक्कत है पॉलिटिकल सिस्टम में या कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर में उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसका बैकग्राउंड है जो आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, जो जैसे आपका क्विट इंडिया है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गया था, ठीक है। जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उसमें क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि भाई आप साथ में रहोगे या फिर इंडिपेंडेंट होगे, ठीक है, कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान एक होगा। जबकि हमारे जो मुस्लिम था वो हमेशा से यही चाहता था, मुस्लिम लीग, कि भाई हमें अपना खुद का एक पाकिस्तान चाहिए जहाँ पे हम अपनी खुद की गवर्नमेंट बना सकें, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव थे भाई जो पावर थी वो ट्रांसफ़र हो गई थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन लीडर्स के पास आ गई थी, ठीक है। फिर क्या था कि भाई इसके बाद जो सबसे मेन मुद्दा था वो था इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। 1947 में जो भी मुस्लिम लीग था भाई वो अपनी मर्जी से चाहता था कि हाँ हम अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएं, ठीक है। जो पावर थी वो ट्रांसफ़र हो गई थी, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी रूल नहीं रहा था, जो भी इंडिया थी उसने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सब खुद की सारी चीज़ें बनाई और उनने बोला कि अब हमारा खुद का रूल होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो अब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया था वो कह रहा था कि भाई हमें भी इक्वली राइट्स वगैरह मिलने चाहिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें, ठीक है। इसमें इश्यूज क्या आए थे आपके, ट्राइबल ऑटोनॉमी, कि भाई जो भी हमारे ट्राइब ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको भी क्या है प्रॉपर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को, ठीक है। इंटीग्रेशन विद इंडिया, जो आपका मणिपुर और त्रिपुरा था वो डिस्कस कर रहा था इंटीग्रेशन प्रोसेस को, और जो आपका मणिपुर था वो कहता था कि भाई हम तो बिल्कुल ही प्रिंसली स्टेट से
हमारा इंटरेस्ट मतलब लूज़ हो चुका है कि हम भाई क्या है, मतलब हमें सॉर्जिनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेशन था, रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल राइट्स की भाई सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हों या फिर कोई भी हो। लैंग्वेज को लेके, आइडेंटिटी को लेके क्या रहा था, चैलेंजेस आ रहे थे। इसका इम्पैक्ट पड़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था, हमें क्या है नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम को एक न्यू स्टेट्स में कन्वर्ट करना ही पड़ा कि भाई आप लोग क्या है अपनी खुद की स्टेट बनाओ, खुद का अपना सब कुछ बनाओ, ठीक है, बिना किसी भी दिक्कत, बिना किसी की परेशानी के, ठीक है। जो हमारा 6th शेड्यूल था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोल रहा था कि हमें भी क्या है स्पेशल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी द कमेटीज़, ठीक है। जो आपकी कमेटीज़ हैं वो बनाई जाती हैं कि जो भी आपका सिस्टम है वो बहुत ही स्मूथली काम करे। तो जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका हेड है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि उसके चेयरमैन है। जो आपकी यूनियन पावर कमेटी है उसके हेड हैं जवाहरलाल नेहरू, जो उसके चेयरमैन है, और उसमें 15 मेंबर्स और हैं। जो आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है उसके भी हेड आपके जवाहरलाल नेहरू ही हैं। जो आपकी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है उसके चेयरमैन आपके वल्लभ भाई पटेल हैं, जिसमें कि 25 मेंबर्स और हैं, ठीक है। जो आपके एडवाइजरी कमेटी है उसमें 54 मेंबर्स हैं, और जिसकी जो चेयरमैन है वो कौन है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये लोग फोकस करते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज़ पे और ट्राइबल्स पे, ठीक है। जो आपकी स्टीयरिंग कमेटी है उसके जो हेड हैं, मतलब उसके जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर KM मुंशी चेयरमैन, ठीक है। इसमें 3 मेंबर्स हैं और भी हैं, भगवान दास हैं आपके, गोपाल शिवाल लिंगन है, ठीक है, और डॉक्टर KM मुंशी तो है ही हैं, ठीक है। मतलब इसमें टोटल 3 मेंबर्स हैं। देखो ये जो कमेटीज़ है ना, जिनके जो भी इनके चेयरमैन है वो आपको याद करने पड़ेंगे, और इसमें कितने मेंबर्स और हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी द सब कमेटीज़। देखो जो आपकी और ज़्यादा जो सब कमेटीज़ हैं वो स्पेशली बनाई गई हैं कि जो आपकी माइनॉरिटी और जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं कैसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको भी इक्वली क्या है राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी है उसके जो चेयरमैन हैं वो है JB कृपलानी, ठीक है। और जो आपके भाई जो आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम इंक्लूडेड एंड पार्टिशली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी है उसके जो चेयरमैन है वो है गोपीनाथ ब्रोडोली, ठीक है। और जो आपके कुछ अदर और कमेटीज़ हैं उसके जो चेयरमैन है वो है VM ठक्कर, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भरडोली कमेटी। जो आपकी भरडोली कमेटी है उसको हम नेक्टर भरडोली कमेटी भी बोलते हैं, जो कि आपकी 1948 में आई थी, जो कि स्पेशली उनने जो एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उसको जो उसमें जो भी दिक्कत परेशानी आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। जो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में उसके बाद हमने फोकस किया था कि भाई जो भी हमारी प्रिंसली स्टेट वगैरह हैं उसमें उनको जो भी चाहिए, ठीक है, जो भी उनको भाई चाहते हैं कि अगर हमारी लैंग्वेज कि भाई लैंग्वेज को हम रीजनल लैंग्वेज बना दे, या फिर उनमें जो भी परेशानी वगैरह आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए थी, ठीक है। इस कमेटी को फॉर्म किया था गोपी बिरोंद्रा बिरडोली ने, ठीक है, स्पेशली जो हमारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी ट्राइबल इश्यूज थे उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव की दिक्कत थी कि भाई हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ट्राइबल्स को खुद के राइट्स चाहिए, खुद की कम्युनिटीज़ बनाना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। जो भी डेवलपमेंट जहाँ पे भी उनको लग रहा था कि डेवलपमेंट की कमी है, सोशल वेलफेयर की कमी है, उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, जो हमारा 6th शेड्यूल था, ठीक है, उसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। जो भी आपके मूवमेंट्स वगैरह थे उसको क्या है ऑटोनॉमी मिल गई थी, ठीक है। ट्राइबल्स को एक खुद की आइडेंटिटी मिल गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, देखो सबसे फर्स्ट था फेडरल वर्सेस यूनिटरी को लेके आर्ग्यूमेंट्स हुए। देखो जो आपके फेडरलिस्ट था उसमें सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे वो फेडरल स्ट्रक्चर को क्या थे सपोर्ट कर रहे थे, और जो आपकी यूनिटरी सिस्टम थी उसको आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर सपोर्ट करे थे, ठीक है। लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि भाई हिंदी को क्या है हम एक रीजनल लैंग्वेज बना देते हैं, पर जो आपके जो नॉन हिंदी बोलने वाले लोग थे उसने बहुत ज़्यादा अपोज किया, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने बोला कि इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं हम, ठीक है, और जो भी लैंग्वेजेस हैं वो अपनी खुद देखे कि भाई जिसको जो लैंग्वेज बोलनी है वो बोले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद सर्कुलिज्म और कॉम्युनलिज्म को लेके डिबेट हुई, ठीक है, कि भाई हम क्या है कि भाई
हम जो भी मतलब जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे ट्राइब्स हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा क्या हुई कि भाई इनको भी राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है। 6th शेड्यूल का इंट्रोडक्शन हुआ, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनको लेके डिबेट हुई। स्टेट कंट्रोल को लेके डिबेट हुई कि भाई जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो बोल रहे थे कि दलित्स को भी और मार्जिनलाइज ग्रुप को भी इक्वल क्या है सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। जो हमारी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट थी जैसे हैदराबाद, मणिपुर वगैरह, इनको लेके भी बहुत ज़्यादा डिबेट हुई। और जो आपकी लास्ट डिबेट थी वो थी पार्टीशन को लेके, कि भाई जो भी हमारा जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे कि भाई इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। बट क्या है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हुई। हमारी जो इंडिया है उसको फाइनली पार्टीशन मतलब इंडिपेंडेंट हो गई थी वो 1947 में, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।